और अगर 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है उसको मतलब अर्धमरुस्थल। ये भी दो तरह का होता है, उष्ण मरुस्थल और शीत मरुस्थल। वर्षा दोनों में 25 सेंटीमीटर का, 25 सेंटीमीटर रेनफॉल। लेकिन यहाँ टेम्परेचर अधिक, यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। जैसे कि है उष्ण मरुस्थल में राजस्थान का मरुस्थल, राजस्थान जिसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं, थार, सहारा विश्व में, और अटाकामा, कामा, कालाहारी, सिम्पसन, ये ऑस्ट्रेलिया में है, विक्टोरिया, एरिजोना अमेरिका में है, एरिजोना, मोजावे, ये सब अमेरिका मरुस्थल है। और जो शीत मरुस्थल में है तो ये पूरा का पूरा जो है कि उत्तरी ध्रुव पे है। आप चले गए ग्रीनलैंड, हिंदी में लिखें अंग्रेजी में, ग्रीनलैंड, भारत में तिब्बत हो गया, तिब्बत, लद्दाख इसमें आते हैं, लद्दाख हो गया, लद्दाख हो गया, और विश्व में होता है साइबेरिया, उच्च पर्वतों के क्षेत्र, ये शीत मरुस्थल होते हैं। यहाँ पे जो मेन कंडीशन है ये है वर्षा, वर्षा से निर्धारित होता है कि ये मरुस्थल है नहीं है। मरुस्थल पे जो सवाल आए हैं, जो प्री में सवाल आए हुए हैं, 2 सवाल आए हुए हैं इसमें अब तक। भारत में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, क्वेश्चन प्री सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, इसके बाद है मरुस्थल विकास कार्यक्रम, तीसरा है वर्षा, वर्षा पर क्षेत्र है राशि जल संभर, वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु जल संभर कार्यक्रम। ये सुमेर करने के लिए पूछा है। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सुमेर करने के लिए पूछा है, उसमें क्या पूछा है, कृषि मंत्री, इधर मंत्रालय है, ये कार्यक्रम है, इधर मंत्रालय है, मंत्रालय तो ये है कृषि मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, दूसरा है पर्यावरण मंत्रालय, तीसरा है ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल संभर के बाद, जल संभर के बाद विकास होगा। इसमें से कौन कौन सुमेलित है, इसमें से एक भी सुमेलित नहीं, मंत्रालय पूछा है, एक भी सुमेलित नहीं। इस पर सवाल आया है, एक सवाल और आया है इस पर, आप नोट कर लीजिए, हमारे लिए कैसे रहता है। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, प्री के सवाल बता जो आए हुए हैं डेजर्ट से संबंधित, मरुस्थल, ये सवाल आया हुआ है। हाँ, अगला सवाल है, ये यूपीएससी के पीसीएस, यूपीएससी में आया है, इस आईएएस में सवाल आया है। अगला सवाल है, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय
मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अधिसमय इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द डिजर्टिफिकेशन। दूसरा क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन का क्या महत्व है? क्या महत्व है? इसके ऑप्शन दिया था। इसका उद्देश्य नव परिवर्तनकारी, इसका उद्देश्य नव परिवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्यवाही को प्रोत्साहित करना है। दूसरा जो ऑप्शन है, यह विशिष्ट रूप से दक्षिण एशिया और उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों पर केंद्रित होता है तथा इसका सचिवालय इन क्षेत्रों को वित्तीय वित्तीय संसाधनों के बड़े हिस्से का नियंत्रण सुलभ कराता है। थर्ड ऑप्शन था इसका, यह मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, थर्ड ऑप्शन, यह मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम के लिए प्रतिबद्ध है। अब दिए गए रूप से उत्तर चुनना है। यही सही, केवल एक सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, 1 2 3 सही है। इसमें इस तरह से सवाल आया हुआ डिजर्टिफिकेशन पे होता है। अब हम आ जाएंगे डिजर्टिफिकेशन पे। 23 सवाल बना हुआ है, इसमें 2 आना नहीं चाहिए, 1 और 3 सही है। ठीक है, 1 और 3 सही है। और जो मेंस में इस पर सवाल बने हैं वो ये सवाल इस तरह से बने हैं मेंस में, यूपीएससी मेंस में। भारत में मरुस्थलीकरण से प्रभावित हो रहे भारत में मरुस्थलीकरण से प्रभावित हो रहे क्षेत्रों की पहचान कीजिए। यूपीएससी
मेंस में। पहचान कीजिए इसके प्रमुख कारणों का उल्लेख करते हुए, इसके प्रमुख कारणों का उल्लेख करते हुए इसके निपटने के इससे निपटने के लिए उठाए गए कदमों की प्रभावशीलता का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है, हम लिखेंगे इसको तो ज्यादा टाइम खराब होगा। हम दूसरा क्वेश्चन का जो कैसे आया हुआ मरुस्थलीकरण है, ये यूपीएससी मेंस में आया हुआ है। एक और क्वेश्चन इसी पर आया हुआ है जो मरुस्थलीकरण। देखिए इसमें प्री में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, मेंस में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। भारत द्वारा सामना की जा रही प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियों के रूप में भू निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण के कारणों के निहितार्थों की चर्चा कीजिए। इससे निपटने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में मरुस्थलीकरण के कारकों और उसके विस्तार का परीक्षण कीजिए और उसके उपचारित सुझाव दीजिए। ये क्वेश्चन है सर। पहले ये सेकंड वाला इससे पहले से कभी प्रूव होने में क्वेश्चन है इसका मेंस में, भारत द्वारा सामना की जा रही प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियों के रूप में, आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। भारत द्वारा सामना की जा रही प्रमुख पर्यावरणीय तो ठीक, कोई बात नहीं है। तो इस समय तो आज एक छुट्टी चल रही है, ज्यादा टीचर छुट्टी। हाँ ठीक है, तो परसों, हाँ परसों, ओके। हाँ, चुनौती के रूप में भू निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण के कारणों के निहितार्थों की चर्चा कीजिए। कारणों के निहितार्थों की चर्चा कीजिए, इससे निपटने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। भू निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण के कारणों के निहितार्थों की चर्चा कीजिए। उनसे निपटने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। एक और क्वेश्चन इस तरह का आया है यूपीएससी में, भारत में मरुस्थलीकरण के कारणों, एक दो साल बाद सवाल आया इस मरुस्थलीकरण पर। भारत में मरुस्थलीकरण के कारणों और उनके विस्तार का परीक्षण कीजिए। और उसके उपचारित सुझाव भी दीजिए। सब रिलेट कर रहे हैं, सब एक ही से रिलेटेड है सब। एक और क्वेश्चन आया है, जलवायु परिवर्तन मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करता है? किस प्रकार प्रभावित करता है? एक सवाल आया है लवणीकरण पर, कि लवणीकरण किस है? लवणता से प्रभावित क्षेत्रों का सीधे डायरेक्ट डिजर्टिफिकेशन संबंधित नहीं है। लवणता से प्रभावित क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए भारत में कृषि योग्य भूमि के निम्नीकरण के कारकों का विश्लेषण कीजिए। साथ ही लवणीकरण को कम करने और मृदा निम्नीकरण को नियंत्रित करने के लिए अपनाए जाने वाले कदमों को बताइए। ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन आए हैं। अब थोड़ा सा हम लिखना शुरू करते हैं। पहले मरुस्थल के बारे में क्या है, भारत का जो मरुस्थल है, चूंकि इंडिया के बारे में मुझे पढ़ना है तो इंडिया के बारे में एक लिखने के बताते हैं। एक मानचित्र बनाइए राजस्थान का।
ये है राजस्थान, ये अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत। क्योंकि हमें इंडियन डेजर्ट है, आपका टॉपिक है फिजिकल जियोग्राफी इंडिया डेजर्ट, इंडिया और अफ्रीका करके डेजर्ट है, तो हम डेजर्ट के बारे में पढ़ते हैं। सवाल से ये हो गया अरावली। एक यहाँ पे आपका एरिया है जैसलमेर, सॉरी बाड़मेर है, ये बाड़मेर, ये है जैसलमेर। ये है थार का मरुस्थल या ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये जो है एक लूनी नदी यहाँ से निकलती है और ये आके कच्छ के रंग में गिर जाती है। ये है लूनी नदी, रिवर लूनी है। ये है बांगड़ क्षेत्र, बांगड़ क्षेत्र है। ये झीलें हैं दो हैं, ये है सांभर झील, सांभर झील, और ये है आपका डिडवाना, डिडवाना, और ये आपका जयपुर है। ये है, ये अरावली है, ये है पंजाब की सीमा से लेकर गुजरात की सीमा तक और इन भारत पाकिस्तान की सीमा तक, अरावली की सीमा के बीच में भारत के राजस्थान का मरुस्थल फैला हुआ है। इसके जो 25 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है, 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट, इसको कहते हैं आइसो हाइट, समवर्षा रेखा। वर्षा रेखा दो भागों में बांटी, पश्चिमी भाग को कहते हैं थार का मरुस्थल और पूर्वी भाग को कहते हैं बांगड़, राजस्थान का बांगड़। बांगड़ खातर एक अलग से होता है, मरुस्थल के क्षेत्र में अलग चीज होता है। थोड़ा सा लिख लीजिए, राजस्थान का मरुस्थल उत्तर में पंजाब के मैदान से लेकर दक्षिण में गुजरात के तटीय भाग तक राजस्थान का मरुस्थल उत्तर में पंजाब के मैदान से लेकर दक्षिण में गुजरात के तटीय मैदान तक तथा पश्चिम में भारत पाकिस्तान सीमा से लेकर पूर्व में अरावली पहाड़ियों के पश्चिम तक फैला हुआ है। पच्चीस सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा इसको दो भागों में बांटती है। 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा आइसोहाइट इसको दो भागों में बांटती है। इस समवर्षा के पश्चिम का भाग थार का मरुस्थल कहलाता है और पूर्व का भाग राजस्थान का बांगड़। बांगड़ कहा जाता है। इससे कई छोटी छोटी नदियां निकलती हैं, जैसे लूनी नदी है तो इस ढलान से यहाँ ढाल इधर निकला है। तो लिखिए, ये अरावली पर्वत के पश्चिमी ढाल से निकलने वाली छोटी नदियों से अरावली के पश्चिमी ढाल से निकलने वाली छोटी नदियों से सिंचाई होती है। ऐसे सिंचित क्षेत्र को रोही कहा जाता है। रोही क्या है? सिंचित क्षेत्र।
छोटी नदियों से। ऐसे सिंचित क्षेत्र को रोही कहा जाता है। लूनी यहाँ की सबसे बड़ी नदी है, जो कच्छ के रण में विलीन होती है। आप लोगों को लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और थोड़ा सा हम इसका उस पर आ जाए तो बाकी जो क्वेश्चन मैंने बताया था फिर उस पर मैं आऊँगा। लूनी यहाँ की सबसे बड़ी नदी है जो कच्छ के रण में विलीन होती है। इस पर सवाल पूछा गया है। कच्छ की जो लूनी नदी है कहाँ पे विलीन होती है? ये समुद्र में नहीं पहुँच पाती है। इसका ऊपरी हिस्सा लूनी नदी का मीठे पानी का है, मीठा जल है यहाँ पे, और निचला हिस्सा खारा है। ये भी सवाल पूछा गया है। तो भारत की सांभर जो झील है, भारत की अंतःस्थलीय सबसे बड़ी सांभर झील, और भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारी झील है। वैसे तो है वो उड़ीसा में चिल्का, लेकिन ये अंतःस्थलीय जो समुद्र किनारे नहीं है, ठीक है, झील है। देखिए लूनी के उत्तर का क्षेत्र, ये जो लूनी नदी है इसके उत्तर का क्षेत्र ये वाला पार्ट है, इसको थाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थाली। इसका मतलब बालू के मैदान, थाली, बालू का मैदान कहा जाता है। कहाँ? लूनी के उत्तर का। और बालू, बहुत बालू के टिब्बे हैं बड़े बड़े, बरखान जिसे स्तूप कहा जाता है। ये जो बाड़मेर और जैसलमेर जिला है, यहाँ पे बरखान समझ रहे आप लोग? यहाँ पे बरखान पाए जाते हैं जो ऐसे होते हैं। खाली ये बरखान होते, सींग होते, ऐसे निकले होते हैं। हाँ, इधर से बालू निकलते हैं, बीच वाले होते हैं। ये बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र में ये बहुत पाए जाते हैं। और इस लूनी नदी के उत्तर के हिस्से को, ऐसे बालू के मैदान को थाली कहा जाता है। थाली मतलब बालू का मैदान, थाली बालू का मैदान कहा जाता है। देखिए जो विश्व में जितने मरुस्थल है, ये भी पीसीएस में सवाल आया है, यूपी पीसीएस में। सबसे सघन बसा हुआ है, सबसे अधिक आबादी वाला ये मरुस्थल है भारत का मरुस्थल। देखिए यह दुनिया का सबसे अधिक जनघनत्व वाला और अधिक आबादी वाला मरुस्थल है दुनिया का। सबसे ज्यादा जनघनत्व यहाँ पाया जाता है इस मरुस्थल में, और सबसे ज्यादा आबादी भी पाई जाती है इस मरुस्थल में। यूपी पीसीएस में आया हुआ है। ये किसका पार्ट है? तो ये पार्ट है प्रायद्वीपीय भारत का। इसमें बालू के बीच में ग्रेनाइट और नीस की जो चट्टानें निकली होती हैं, तो ऊपर तो बालू है लेकिन नीचे प्रायद्वीप की चट्टानें हैं, प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानें। दुनिया में सबसे अधिक जितने मरुस्थल हैं, दुनिया के सभी मरुस्थलों में सबसे ज्यादा, बात नहीं बाकी घनत्व तो कई जगह पाया, लेकिन मरुस्थलों के मामले में यहाँ घनत्व सबसे ज्यादा पाया, तो आबादी भी सबसे ज्यादा यहाँ पे इस मरुस्थल में। देखिए ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें, ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान का मरुस्थल प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अब हम जो मेन सवाल जो आते हैं, मेंस वाले, उसमें देखते हैं कैसे सवाल जो पूछे जा रहे थे, उसकी दो चार परिभाषा लिख लीजिए कि है क्या ये चीज।
लिखिए भूनिम्नीकरण क्या है। देखिए भूनिम्नीकरण और मरुस्थलीकरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भूनिम्नीकरण, लैंड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मतलब खास निम्नीकरण ह्रास है या अपक्षीणन भी कहते हैं इसको अपक्षीणन भी कहते हैं। डिग्रेड अपक्षीणन, अभी इसकी परिभाषा नहीं समझ जाएंगे इसके क्या है। लैंड डिग्रेडेशन क्या है, लिखिए लैंड डिग्रेडेशन या भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण भूमि में नकारात्मक परिवर्तन की प्रवृत्ति है, नकारात्मक परिवर्तन की प्रवृत्ति है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मानव जनित प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है, मानव जनित प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसी एक में दीर्घकालिक ह्रास होता है, जैसे जैविक उत्पादकता, यानी कि भूमि निम्नीकरण तब कहा जाता है कि जब जैविक उत्पादकता कम हो जाए। जैविक उत्पादकता क्या हुआ, जैविक उत्पादकता में दीर्घकालीन ह्रास, पारिस्थितिकी अपखंडन या पारिस्थितिकी असंतुलन। मनुष्य के लिए मूल्य में कमी। आप लोग जानते हैं मरुस्थलीकरण के कारण या भूमि निम्नीकरण के कारण, केवल भूमि निम्नीकरण के कारण क्या क्या नुकसान हो रहा है। पारितंत्र निम्नीकरण के कारण क्या नुकसान हो रहा है। पारितंत्र संबंधी सेवाओं में 6.3 ट्रिलियन US डॉलर प्रतिवर्ष का नुकसान हो रहा है, इतने रुपये में अगर बदलेंगे तो। और 2016 में केवल भूमि निम्नीकरण के कारण क्या नुकसान हुआ था, 8.3% वैश्विक घरेलू उत्पाद में हानि हुई थी। वैश्विक घरेलू उत्पाद पूरे विश्व में 8.3 GDP, विश्व की GDP का 8.3% केवल भूमि निम्नीकरण कारण नष्ट हुआ है। अब एक और शब्द लिखिए मरुस्थलीकरण। इसका अर्थ क्या है, मरुस्थलीकरण का तात्पर्य शुष्क एवं अर्धशुष्क, शुष्क अर्धशुष्क, शुष्क अर्धशुष्क, शुष्क अर्धशुष्क तथा उपाद्र
उपात्र क्षेत्रों में होने वाले भूमि निम्नीकरण से है। भूमि निम्नीकरण को तो समझे, लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है भूमि की जैविक उत्पादकता, पारिस्थितिक संतुलन और मनुष्य के लिए जिसकी मूल्य है उसमें दीर्घकालीन ह्रास को निम्नीकरण कहते हैं। मरुस्थलीकरण का मतलब कहता है कि पूर्ण शुष्क, अर्धशुष्क, शुष्क कितना होगा 25 सेंटीमीटर कम वर्षा और अर्धशुष्क 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा, उपात्र क्षेत्रों में 75 सेंटीमीटर वर्षा, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, ऐसे क्षेत्रों में होने वाले भूमि निम्नीकरण से है। और भूमि निम्नीकरण किसे कहेंगे, उसकी उत्पादकता कम हो गई हो, जैविक उत्पादकता कम हो गई हो, और जैविक उत्पादकता में फसलें, वन सब चीजें आते हैं, और पारिस्थितिक संतुलन हो गया हो, खंडन हो गया हो, मनुष्यों के लिए उसका मूल्य कम हो गया हो, तो ऐसी चीजें कहते हैं। निम्नीकरण से जो विभिन्न कारकों से होता है, निम्नीकरण से जो विभिन्न कारकों से होता है, जैसे जलवायु परिवर्तन, नहीं जलवायु भिन्नताएं और उत्पादन पारितंत्रों, उत्पादन पारितंत्रों एवं जैविक विविधता का ह्रास करने वाली मानवीय गतिविधियां इसमें शामिल है। उसी में पढ़ना है, मरुस्थलीकरण तो पढ़ाना है। अब देखिए वैश्विक मरुस्थलीकरण, यहीं पे लिख रहे वैश्विक मरुस्थलीकरण। ये जो यूएनओ का भी तो बनाया था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डिजर्टिफिकेशन, उसी की रिपोर्ट है। उसने कहा था कि दुनिया का, विश्व का, पॉइंट करके लिखिए, विश्व का कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि समझ रहे हैं कितना होता है, जिस पर केवल खेती बाड़ी की जाती है। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे एग्रीकल्चर लैंड है, तो कहीं पे क्या है, रोड है, सड़कें हैं, फैक्ट्रियां हैं, आवास है, शहर बड़े बड़े बसे हुए हैं, कुछ परती है, चारागाह है, तो उस पर केवल कृषि कार्य होती है। तो भारत में 53% भूमि पर कृषि होती है, और बहुत बड़ी झील है, तो लैंड एरिया तो भी कैलकुलेट होगी आपके क्षेत्रफल में, लेकिन उस पर कुछ होगा नहीं, बड़ी बड़ी नदियां बह रही हैं उसके नीचे जमीन, तो ये होते हैं। तो केवल 50-53% लोग भूमि पर कृषि होती है, और 60% आबादी से कृषि में लगी हुई भारत में केवल। तो कुल विश्व की कुल कृषि भूमि का 1/3 भाग ये क्या है, डिग्रेडेड है, निम्नीकृत है दुनिया का। ये यूएनओ का है आंकड़ा। 34% भाग खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा या जो गरीबों के लिए प्रमुख स्रोत है। कौन, ये जो डिग्रेडेड लैंड है 3 भाग, ये वाली जो डिग्रेडेड लैंड है ये 34% लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा उत्पन्न करता है, और जो गरीबों के लिए प्रमुख स्रोत है, यानी कि गरीब लोग इस पर डिपेंड है, इसी पर, और इतने % डिग्रेडेड है। तो जो एसडीजी हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो यूएनओ का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए, हाँ 17 गोल है, उसमें से एक इसमें भी है प्राप्त करना, डिजर्टिफिकेशन रोकना भी उसमें से है। और जो इसकी रिपोर्ट ये एक चीज कहती है, प्रतिवर्ष 12 मिलियन हेक्टेयर भूमि बंजर बन रही है, बंजर बन रही है।
20 मिलियन मतलब 2 करोड़ लोग, 20 मिलियन लोगों के लिए अनाज उत्पादन में कमी आ जाती है। कमी आ जाती है। 135 मिलियन लोग मरुस्थलीकरण के कारण प्रवास कर जाते हैं, दूसरी जगह जाके बस जाते हैं। मिलियन लोग मरुस्थलीकरण के कारण प्रवसन करते हैं, प्रवसन का सामना कर रहे हैं। ये वैश्विक लेवल पे है। यानी कि केवल डिजर्टिफिकेशन का जो है, क्लाइमेट चेंज के कारण डिजर्टिफिकेशन होता है, या जो मानव या प्राकृतिक कारण से हो रहा है, उसका इम्पैक्ट वैश्विक लेवल पे है। और थोड़ा सा हम इंडिया के बारे में देखते हैं कि इसका इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है डिजर्टिफिकेशन का। ये सर यहाँ पे प्रतिवर्ष 12 मिलियन हेक्टेयर भूमि बंजर बन रही है। ये भूमि बहुत बड़ा संसाधन है। मानव के लिए सबसे बड़ा उपयोगी संसाधन क्या है? जल। उसके बाद दूसरे नंबर पे भूमि है। भारत में मरुस्थलीकरण का स्तर जरा देखते हैं। ये सब इन्वायरमेंट से जोड़ के पूछा है, डायरेक्ट डिजर्टिफिकेशन को ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है। भारत में मरुस्थलीकरण का मरुस्थलीकरण का स्तर जरा भारत में देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। भारत को मरुस्थलीकरण तथा भूमि निम्नीकरण एटलस, भारत को मरुस्थलीकरण तथा भूमि निम्नीकरण एटलस एक बनाया गया था 2006 में। 2006 में इसरो ने एक एटलस बनाया था भारत को मरुस्थलीकरण तथा भू निम्नीकरण। भारत को ये एटलस बनाया था, इसरो ने बनाया था एटलस। इसरो, DRDO, ये बहुत सारे संस्थाएं काम करने लगती हैं। आजकल देखते हैं जो पुलिस वाले जो सफेद प्लास्टिक का डंडा लेके चलते हैं, तो 200 ग्राम या 300 ग्राम का होता है। और इसकी खास क्या बात है कि इसको DRDO ने बनाया है। तो जो हाईवी गेंद लेके चलते थे तो भारी होता था, कैरी करने में दिक्कत होती थी। इसमें पट्टा लगाता है, हाथ में बांध लेते हैं, फट जाता है। और जब ऐसे से जब घूमता है चलना तो फोटो भी आ जाता था। ये कैमरे में नहीं आता है, सफेद लेकिन हाथ ऐसे ही आता है। तो इसलिए सूखते हैं अच्छे पारदर्शी होता है। DRDO ने बनाया है पुलिस वाले जो ट्रांसपेरेंट है। इसरो ने एटलस जो तैयार किया था भूमि निम्नीकरण भारत में, वो क्या कहता है 2012-13 में, 2011 तभी का आंकड़ा है, 13 में उसने जो बनाया था, 13 में 100 मिलियन हेक्टेयर, 100 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि भारत की कुल कृषि भूमि का, भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का 30% भाग निम्नीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। 30% कृषि भूमि का। इसमें से 24% तो मरुस्थलीकरण से ग्रसित है, 24% मरुस्थलीकरण से। मरुस्थलीकरण से ग्रसित है।
ये भू निम्नीकृत संपूर्ण जो आंकड़े हैं, यानी संपूर्ण निम्नीकृत भूमि का निम्नीकृत तथा मरुस्थलीकृत का 82% भाग केवल 9 राज्यों में स्थित है। केवल 9 राज्यों में। वो राज्य है, घटते क्रम में लिखते जाइए। वो राज्य है घटते क्रम में, राजस्थान 60 में लिखिए, राजस्थान को RS लिखिए। महाराष्ट्र को लिखिए MH। गुजरात 60 फॉर्म लिखिए, जैसे मोटरसाइकिल पर नंबर लिखा रहता है ट्रकों पर। गुजरात JNK, हाँ JNK, उसमें डिवाइड नहीं था। कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, MP, तेलंगाना। विश्व की कितने % भूमि है भारत का? 2.4%। फोर्टी लगभग औसत भूमि है। और विश्व की कितनी जनसंख्या है इसमें? इतने भाग पर विश्व की लगभग 18% जनसंख्या रह रही है। अरे बढ़ गया 2% में, जो तो 11 का लगभग 18 हो गया है। 18% पॉपुलेशन और 2.4% भूभाग में रहता है। इसमें से 60% लोग इसी पर डिपेंड है। किस पर? कृषि पर। और कृषि GDP में योगदान कितनी करती है? GDP में 17%। हाँ, वो करीब लगभग 18% योगदान करती है, यानी कि 60% लोगों की कमाई है केवल 18%। और कृषि में लगे हुए कितने लोग हैं? 60% लोग लगे हुए हैं। 60% लोगों का उत्पादन केवल 18% है, और बाकी 40% लोगों का उत्पादन कितना है? बताइए। 82%। ये देश के 40% लोग 82% उत्पादन कर रहे हैं GDP का, और 60% लोग 18% कर रहे हैं। इसीलिए किसान बहुत शोषित है, किसानों को तरफ ध्यान नहीं दे रही है। अरे भैया, जो ज्यादा इनकम कराएगा उसके तरफ ध्यान देगी सरकार। आखिर इनकी इनकम का रीजन क्या है? जो 18% योगदान करते 60% लोग मिलके लैंड पर बहुत सारी चीजें हैं, और प्रचंड बेरोजगारी है, छिपी हुई बेरोजगारी है, लैंड डिग्रेडेशन है, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, हमारे पास बहुत बड़ी जनसंख्या है, तमाम कारण के उत्तर आए। वो मगर सर जो द्वितीय का तृतीय क्षेत्र है वो भी मतलब इनडायरेक्ट रूप से इसी का ही मतलब एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं। वो जो इकोनॉमिक्स में डिवाइड किया गया है, एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं इसी का, वो काउंट उसमें नहीं होता है। लेकिन है कि कृषि हमारे यहाँ बहुत पिछड़ी है, और हमारे यहाँ जो सॉइल है एडजस्ट हो चुकी है। उसका इतना हजारों वर्षों से खेती करते हैं, सारे पोषक तत्व तो चूस लिया है, उसको बढ़ने की संभावना नहीं रह गई है। जैसे बुजुर्ग आदमी हो जाए, हम उसको चाहे जितना कौन सा कैप्सूल होता ताकत वाला खिलाइए, हाँ तो वही होता है। किसी देश के विकास जितना खिलाइए उसके ऊपर नहीं असर पड़ेगा। सर, अगर किसी देश को विकास करना है, विकसित होना है, तो क्या उसके लिए उपजाऊ भूमि होना अनिवार्य है? कंपलसरी? कोई जरूरी नहीं है उपजाऊ भूमि होना जरूर होने के लिए, लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उसके लिए तो जरूरी है, क्योंकि उतने पॉपुलेशन डिपेंड है उस पर। उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। हमने सर्विस सेक्टर का विकास और इंडस्ट्री का विकास हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री के मामले में हम लोग जब औद्योगिक क्रांति हुई तो पिछड़ गए। हमारे औद्योगिक क्रांति लेट में हुई, पिछड़ गए उसमें। और एक बार जो पिछड़ गया तो पिछड़ गया। एक प्री मेंस किए तो गए 2-3 साल के लिए आप पीछे। एक प्री मेंस किए तो एक अवसर आप चुके तो कई साल पीछे जाएंगे। आपका अब की बार क्वेश्चन लेवल देखा होगा, लोग बड़ा लेंदी है। तो भाई जब आसान ढूंढेंगे आप लोग, हमें मेहनत न करनी पड़े, खर्च न कर ऊर्जा न खर्च करनी पड़े, कंपटीशन हमेशा कठिन होता जाएगा। इस बार जितना है अगली बार उससे तगड़ी फाइट, अगली बार उससे तगड़ी फाइट। आपका लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा। उस लेवल की अब क्वेश्चन नहीं आएंगे। यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन जब आप तैयारी करेंगे तो बाकी छोटे एग्जाम पास हो जाएंगे। तो आप थोड़ा सा लेवल अपना अपग्रेड करिए, टेक्स्ट बुक पढ़िए, और
टाइप की चीज़ें हैं। मैं कोशिश करता हूँ जिस लेवल का है सर उस लेवल का ही पढ़ाएं। इसी तो क्या करें पढ़ा के, उससे जब आएगा नहीं पास ही नहीं कर पाएंगे आप तो क्या करेंगे आप भाई, पास नहीं कर पाए। या तो इसकी नाम बदल दिया यूपीएससी की जब इस कोचिंग का, तो एग्जैक्ट डाटा देता है ना, एग्जैक्ट डेटा देता है। पूछ रहा है कि पीसीएस को देखे वो पेपर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया मैंने पढ़ाया था सब उसमें मिला है। हमने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ाया था, सारे क्वेश्चन उसमें है। ज्योग्राफी का ठीक है, ज्योग्राफी थोड़ा सा हल्का था, इतना कोई लेंदी पेपर नहीं था, लेकिन आप उस लेवल से पढ़िए तो आगे इससे भी कठिन आएगा। आसान को उम्मीद ना करिए। हाँ तो देखिए एक और देखिए, मरुस्थलीकरण, भारत में मरुस्थलीकरण के कारणों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। सीधा मरुस्थलीकरण का कोई सवाल नहीं आया, इन्वायरमेंट से जोड़ के आया है। मैंने क्वेश्चन आपको बता दी, लिखवा दिया। भारत में मरुस्थलीकरण के कारणों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। एक पहला प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष मरुस्थलीकरण के कारण। तो प्रत्यक्ष में है जलवायु परिवर्तन, एक पूरा क्वेश्चन था इसके पर, जलवायु परिवर्तन मरुस्थलीकरण को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। परिवर्तन मानवीय गतिविधियां, जैसे चराई, पशुओं को चराते हैं, चराई, अत्यधिक दोहन, दोषपूर्ण सिंचाई पद्धति, प्रत्यक्ष में जनसंख्या का दबाव, शहरीकरण, एक सवाल है शहरीकरण और मरुस्थलीकरण। शहरीकरण निर्धनता, संसाधनों का समान वितरण, ये देखिए इसमें जो है जलवायु परिवर्तन तो मरुस्थलीकरण का कारण मुख्य ही है। क्लाइमेट हमारी कैसी हो रही है, गर्म हो रही है जलवायु। जब गर्म होगी जलवायु तो वाष्पीकरण, मिट्टी की जो नमी होती है वो सूख जाएगी। वर्षा की मात्रा जहाँ पे, जैसे मरुस्थल है जहाँ पे वर्षा पहले से कम हो रही है और कम हो जा रही है, जहाँ पे वर्षा ज़्यादा हो रही है वहाँ से और ज़्यादा हो रही है। एक अनुमान निकाला गया है, विषुवत-रेखीय प्रदेशों में 2% वर्षा की मात्रा बढ़ गई है, और जहाँ पहले से मरुस्थल है वहाँ 7% वर्षा की कमी हुई है। यानी जो मरुस्थल और मरुस्थल होते जा रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज का एक सबसे बड़ा कारण मरुस्थलीकरण है, उस पर है। मानवीय गतिविधियों में जब चराई करते हैं हम लोग तो पूरी घासें चल जाते हैं, जानवर वगैरह होते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है, वर्षा की मात्रा कम। राजस्थान के मरुस्थल में कभी सदाबहार वन हुआ करते थे जब सिंधु घाटी की सभ्यता हुआ करती थी, लेकिन वो मानव जनित कारणों से आज से 10,000 साल पहले घने वन थे वहाँ पे। जब उसको काट दिया गया और धीरे धीरे सफाई कर खेती होने लगी, वो मरुस्थल में बदल गया, अत्यधिक दोहन हो गया उसमें। अब मरुस्थलीय क्षेत्रों में अत्यधिक ये सब खेती बाड़ी कर रहे तो होगा। सिंचाई पद्धति है जो, वो भी हमारी दोषपूर्ण है। सिंचाई पद्धति जैसे कि लोग पानी भरते रहते हैं, खोल के पानी भर देते हैं, टपक सिंचाई और ये बूंद वाली छिड़काव होते, पाइप लंबा लंबा बिछा के उसमें छेद कर देते हैं, जहाँ जितनी पानी है जड़ों में पानी डालना, नालियों के माध्यम से सिंचाई करना, ये सब अभी टेक्नोलॉजी भारत में विकसित नहीं हो पाई है। तो एक रीज़न ये है। फिर अप्रत्यक्ष क्रम जनसंख्या का बहुत दबाव होने से लोग वहाँ पे बसने के लिए मजबूर हैं, जबकि मरुस्थल को छोड़ दिया जाना चाहिए। जब उसकी जुताई बुआई, मकान बनाएंगे, शहर बसेगा, प्लाटिंग करेंगे, तो मरुस्थल
नेकेड हो जाएगी ज़मीन। उसके बाद होता है आपका शहरीकरण होगा है, निर्धनता है, गरीबी भी मरुस्थलीकरण को बढ़ाती है, क्योंकि गरीब लोग क्या करते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं या वहाँ से दूसरी तरफ पलायन करते हैं जमीन छोड़ के। उनके पास इतने संसाधन नहीं होते हैं कि उनकी सिंचाई की सुविधा विकास कर सके। ये सारे संसाधनों का समान वितरण है, किसी के पास बहुत कम संसाधन, किसी बहुत अधिक संसाधन है, ये सारे रीजन हैं मरुस्थलीकरण के। अब हम लोग जो आते हैं, जो बाकी जो सवाल है उनको देखते हैं कैसे। लिखिए वो सवाल, भारत में जो सवाल है उसको बताते हैं। भारत के मरुस्थलीकरण से प्रभावित हो रहे क्षेत्रों की पहचान कीजिए। वो वाला क्वेश्चन था जो मैंने बोला था, पहचान कीजिए, इसके प्रमुख कारणों का उल्लेख करते हुए, इसके प्रमुख कारणों का उल्लेख करते हुए इससे निपटने के लिए उठाए गए कदमों की प्रभावशीलता का विश्लेषण कीजिए। तो सबसे पहले आंसर जब लिखेंगे तो जिस चीज के बारे में हम लोग मेंस में क्वेश्चन लिखते हैं, क्योंकि प्री खत्म हो जाएगा तो मेंस ओरिएंटेड ही आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। हम तो ये लोग मान के चले प्री हो गया तो फिर मेंस की ही पढ़ाई होती है। तो इसमें लिखिए, सबसे पहले जिस बारे में भी लिखते हैं जो भी टॉपिक है, तो पहले उसको एक डिफाइन करिए, एक लाइन में तो है क्या। मरुस्थलीकरण लिखते हैं, मरुस्थलीकरण के बारे में, तो इसमें मेन टॉपिक जो सेंटर है वो मरुस्थलीकरण का आसपास। तो मरुस्थलीकरण है क्या, अब इसके कारण क्या है, इसको क्या क्या रोकने के उपाय है, यही चीजें, 3 चीजें लिखनी है। ओके, तो चलिए लिखते हैं लिखिए, जलवायु में परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों सहित विभिन्न कारकों के परिणाम स्वरूप शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क उपाद्र क्षेत्रों में, ये पहले लिखवा चुके हैं, क्षेत्रों में भू निम्नीकरण मरुस्थलीकरण कहलाता है। भू निम्नीकरण कहलाता है। और भू निम्नीकरण किसे कहते हैं, जब प्रत्यक्ष मानव जलवायु के प्रत्यक्ष रूप से भूमि में नकारात्मक परिवर्तन की प्रवृत्ति, जिससे जैविक उत्पादकता, मानव के लिए मूल्य, पारिस्थितिकी असंतुलन जब उत्पन्न होता है मृदा कारण, तब उसे भूमि निम्नीकरण कहते हैं। तो लिखिए, पर्यावरणीय रिपोर्टों और आकलनों के अनुसार भारत में लगभग 30%, भारत में लगभग 30% आकलनों के अनुसार भारत में लगभग 30% लगभग 100 मिलियन हेक्टेयर, लगभग 100 मिलियन हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत हो चुकी है या मरुस्थलीकरण का सामना कर रही है। भूमि क्या आ चुकी है? भूमि क्या आ चुकी है? निम्नीकृत हो चुकी है, हाँ, डिग्रेडेड हो चुकी है, चुकी है।
वही 9 राज्यों जो पीछे लिखवाया हूं उसको रिफरेंस देख लीजिए। क्योंकि में भारत की 82% निम्नलिखित भूमि स्थित है। 9 राज्यों को पीछे जो लिखवाया है वही विगत 10 वर्षों में विगत 10 वर्षों में 28 राज्यों में से 26 राज्यों में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि देखी गई है। मरुस्थलीकरण के लिए निम्न मानवीय प्राकृतिक कारण उत्तरदायी है। निम्न प्राकृतिक मानवीय कारक उत्तरदायी है। उत्तरदायी है। लेकिन फर्स्ट भूमि और जल के कारण मृदा अपरदन। भूमि और जल के कारण मृदा अपरदन। यह कारक भारत में लगभग 16% मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है। यानी कि भूमि और जल के कारण जो मृदा अपरदन हो रहा है 16% मरुस्थलीकरण के उत्तरदायी है। इसके अलावा खनन गतिविधियों जब खोद के निकाल लेते हैं तो मिट्टी क्या होती है, फैल जाती है। मिट्टी को बाहर डाल देते हैं, बाहर फैल जाती है तो अच्छी भूमि खराब हो जाती है। अच्छी भूमि खराब हो जाती है। जो खोद लेते हैं वहां पे बराबर करके ले आते हैं। खनन गतिविधियों के कारण पोषक तत्वों का क्षरण होता है। नेक्स्ट, बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्वनीकरण, अतिचारण के कारण वनस्पति विनाश से मरुस्थलीकरण तीव्र हुआ है। कृषि गतिविधियां क्यों मुझे ये जो वनस्पति चारण में एक अप चारण करते हैं, एक डाउन वाला, तो जो चारण अप डाउन को, अरे मतलब कुछ जानवर होते हैं जो नीचे ऐसे गर्दन को झुका के खाते हैं, नहीं वो सिस्टम, और एक होते हैं जो ऊपर जो टहनियों को मतलब नीचे घास कहाँ मिलेगी, और जिसको ऊपरी घास मिलेगी तो कौन करेगा, जब घने जंगल है तो ऊपर ही चलेगा, वो नीचे क्या चलेगा, और नीचे कुछ मिलेगा ही नहीं। तो जिराफ के अलावा जिराफ, हाँ, अपचारण करने वाले या डाउन चारण करने वाले, ये कंसेप्ट तुमने सुना नहीं था। जो जमीन पे घास मिलेगी, छोटी छोटी घासें हैं तो नीचे मुंडी करके चलेगा, वहाँ पेड़ ही नहीं है तो, और जहाँ पेड़ ही पेड़ है तो पेड़ के नीचे घास नहीं रहेगी तो ऊपर करके चलेंगे। बकरी तो 2 पैरों पर खड़े होकर चर लेती है पेड़। इसको भी कारण माना जाता था कि छोटे पहले जिराफ थे, जो नहीं मिला तो धीरे धीरे ऊपर खाते थे। लैमार्क वाला सिद्धांत है, नहीं लैमार्क बात कहते हैं। अरे वो स्टडी आईक्यू वाले बता रहे थे जो डाउन चारण वाले ज्यादा हैं उनको जो है ऊपर के जो सर्किल वाले डिपेंडेंट, उनको अगर बता रहे हैं, जो अभी सीख आ रहे हैं कि जो नीचे करके चढ़ने वाले थे, जो छोटी घासें होती हैं तो उसको जड़ से बिल्कुल चढ़ देते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाती है। क्योंकि ऊपर से चढ़ेंगे तो जड़ें रहती हैं, तो जड़ें से फिर से निकल आती है।
ये वो होता ज़्यादा है। खतरनाक होते होता है। हाँ, तो जो बिल्कुल जो छोटी छोटी घासें होती है, जैसे ग्राउंड में घासें लगी हुई है, हाँ। अब इसको चलेंगे जानवर तो बिल्कुल जड़ खत्म हो जाएगी, खुरों द्वारा अपर्दन भी बहुत ज्यादा होगा। ये सेकंड वाला पॉइंट खुद से ज्यादा होता है, हैं? खुद से ज्यादा होता है, खुद से ज्यादा होता है, बढ़ता है जहाँ पे वो आप जगह जड़ तक चला जाता है। आप लोग खुरों द्वारा अपर्दन कर देते हैं पूरे ग्राउंड में। मेड़ बना देते हैं। हाँ, फिट बना देते हैं जहाँ जहाँ चलने वाला होता है, खुरों द्वारा अपर्दन होता है, वो जल्दी नहीं निकलते हैं। इस पर डिपेंड करता है कि घास की जो ग्रोथ रेट कितनी है, वो जल्दी जल्दी होती है, वो बहुत धीरे धीरे होती है। एक बार चल ले तो उसको लगता है 2 महीने में वो निकल रही है, एक को चल ले तो महीने भर में निकल आ रही है। तो कई चीज़ें डिपेंड करती हैं, इसमें तो डिस्कशन करेंगे इसी पे बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, क्या होता है विनाशिक होता है कृषि गतिविधियों सुभेद्य पारिस्थितिकी तंत्रों में कृषि गतिविधियों, सुभेद्य पारिस्थितिकी तंत्र जानते क्या, तटीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, ये तो सुभेद्य होते हैं जो आसानी से डिसबैलेंस हो जाए। सुभेद्य कृषि पारिस्थितिकी तंत्रों में कृषि गतिविधियों के लिए जल, उर्वरक और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के कारण जल, उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग के कारण पोषक तत्वों का क्षरण और लवणता में वृद्धि होती है, जिससे मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलता है। पंजाब में गुरदासपुर और होशियारपुर ये 2 जिले हैं। तो इन जिलों में जब रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो सूक्ष्म, देखो मैक्रो एलिमेंट और माइक्रो एलिमेंट होते हैं, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तो ये नाइट्रोजन हम डाल देते हैं, फास्फेट, पोटास डाल देते हैं, फास्फेट, ये NP के उर्वरक ये सब डाल देते हैं। जो माइक्रो एलिमेंट होते हैं जैसे जिंक हो गया, आपका जिंक हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, चिप्स वगैरह होता है। तो जब ये उर्वरक डाले जाते हैं तो फसलों को ग्रोथ करने के लिए इन उर्वरकों को डालते हैं। इन उर्वरकों का क्या होते हैं, अवशोषण करते हैं। तो जब इनका अवशोषण ज्यादा होता है तो इनके साथ साथ जो माइक्रो एलिमेंट होते हैं, मॉलिब्डेनम वगैरह, इनकी भी अवशोषण की दर ज्यादा हो जाती है। तो क्या होता है कि जो मैक्रो एलिमेंट है, जो बृहद मात्रा में, जो बृहद पोषक तत्व हैं, ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, उसको तो हम बाहर से डाल के क्षतिपूर्ति कर देते हैं मिट्टी में। लेकिन जो माइक्रो एलिमेंट होते हैं जैसे जिंक, मॉलिब्डेनम, बहुत छोटे छोटे, बहुत कम मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है, इनको हम बाहर से नहीं डालते हैं। तो ये 2 जिलों में एक पूरी पट्टी है, इसमें जिंक की कमी हो गई है और जिंक की कमी होने से उत्पादन बिल्कुल घट गया है। इसकी जिंक भी चाहिए, और जिंक से बहुत सारा रोग, कौन सा रोग होता है, खैरा रोग, जिंक कमी से है। तो गेहूं का उत्पादन घट गया है। कहने का मतलब यह है कि जो हम पोषक तत्व बाहर से डालते हैं तो फसल उसको क्या होता है, अवशोषित करती है, यूज करती है। तो वो तो हमने डाल दिया तो ज़्यादा अवशोषित करेगी। लेकिन माइक्रो जो एलिमेंट है, जो चीज़ सूक्ष्म मात्रा में जरूरत होती है, वो मिट्टी में होता है, उसका भी बहुत ज़्यादा अवशोषण करता है, अवशोषण की दर उसकी भी बढ़ जाती है। और जो बृहद मात्रा में जो सूक्ष्म तत्व उसकी बढ़ जाती है। लेकिन हम बृहद वाले जो हैं, मैक्रो वाले, उनको न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको हम बाहर से डाल देते हैं, यूरिया, नाइट्रोजन के रूप में पोटास, फास्फेट वगैरह डाल देते हैं। लेकिन ये हम नहीं डालते, मॉलिब्डेनम, जिंक है और कई तत्व हैं नहीं डाला। तो ये क्या होता है, इनकी कमी हो जाती है। जब सूक्ष्म तत्वों की कमी हो जाती है तो मृदा की उर्वरता कम हो जाती है, कम होने लगती है। इसलिए हरित क्रांति अब अपनी थकान मिटा रही है, यानी कि सेकंड हरित क्रांति की बात हो रही है। तो ये कारण एक और भी होता है मरुस्थलीकरण का। अब वहाँ पे गुरदासपुर और होशियारपुर जिले में उत्पादकता कम हो गई है। पंजाब, हरियाणा में जो उत्पादकता चरम पर पहुंच गई है, अब उसमें डाउनफॉल शुरू हो गया है, क्योंकि सूक्ष्म पोषक तत्वों का अवशोषण ज्यादा हो गया है। तो यही आपने लिखा, जो जिंक तो सर हम लोगों के शरीर को भी जरूरत पड़ती है, जिंक की गोलियां खाते हैं। हमको जितने शरीर की जरूरत पड़ती है उतने पौधों को भी जरूरत पड़ती है, उन्हीं के माध्यम से हमारे अंदर आता है। मल्टीविटामिन।
मल्टीविटामिन से जो भी विटामिन होता है सब पौधों के माध्यम से लेते हैं और सांस लेते हैं। शरीर सारा भोजन तो हमारे वनस्पतियों से मिलता है। शरीर कोई पृथ्वी से अलग थोड़ी ना, पृथ्वी का ही इकट्ठा पार्ट है, कंपोनेंट है ना। जो पौधों की जरूरत होती है वो हमें मिलता है। अब हमें कोई कहता है, डॉक्टर कहता है आपको लोहे की कमी हो गई है, आयरन की कमी हो गई है, तो क्या करते हैं, जाके दुकान पर आधा किलो लोहा खरीद के खा लेते हैं। खाएंगे नहीं, खाएंगे ना। हमें जिस फार्म में चाहिए उस फार्म में पौधे ही उसको बदलेंगे, मिट्टी में से आणविक रूप में उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेंगे। उनके पत्तियों में पालक और क्या क्या जो हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे आणविक रूप में रहेगा, और हमारा शरीर उनको ग्रहण करेगा आणविक रूप में, न कि किलो बांट के रूप में ग्रहण करेगा। सही बात। चलिए देखिए आगे, उसी रूप में खाते हैं, इसीलिए हमें पौधों की जरूरत होती है। नहीं तो मिट्टी में तो है पोषक तत्व है, सारे पोषक तत्व जो कमी होती है खा लेते हैं भूल के, लेकिन हमें पता नहीं कहाँ मिलेगा, पौधे सब करते हैं। अच्छा सर, जब वो बॉडी डिकम्पोज होके मतलब मिट्टी मिल जाती है तो हम लोग के अंदर जो एलिमेंट है वो भी उसमें हमारे मिट्टी वो जो उसमें चले जाते हैं, हमारे हड्डियों के कैल्शियम फास्फोरस है, फिर वो मिट्टी में फिर वो मिट्टी पौधे के अंदर चली जाएगी। फिर हो सकता है आपके अंदर इसमें जो कैल्शियम हो कहीं जिराफ की वो डायनासोर था उसकी हड्डियों में रहा हो कैल्शियम, जो आपको हो सकता है इसमें आपके दांतों में हो। वो तो साइकिल चलती रहती है, साइकिल चलती रहती है। हाँ, जियो चाहे भूरासायनिक चक्र है वो चलता रहता है, चक्र लगाता रहता है, वो तो कहीं जाता है। अब पानी जो आज वर्षा है हम उससे नहाए हुए हैं, वो पानी बह के गया, वही समुद्र में बह के जाएगा, तो वो चलता रहता है। वो यही प्रक्रिया तो पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाए रखती है। इकोसिस्टम हमारा जीवन किस पर निर्भर है, ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी चक्रीय प्रणाली और पोषक ऊर्जा का प्रवाह, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह या पोषक तत्वों का चक्रण, ये दोनों काम ही तो इस धरती पर है जिससे सब जीवन संभव है। हम जीवित नहीं रह पाएंगे भाई अगर एक ही जगह स्टोर हो जाए, तो ये सारी चीजें अगर चक्रण ना करेगा। इसको चक्रण करने लायक बनाता कौन है, मिट्टी। मिट्टी में ही सारे लोग जाके जमा होंगे, वहीं से इनको रवाना किया जाता, जाइए भाई आप इनके यहाँ जाइए, आप इनके इस फसल में जाइए, उस फसल में जाइए। वही उनका सबसे बड़ा जल के बाद सबसे बड़ा संसाधन मिट्टी है। सारे पोषक तत्व जो हमारे लिए जरूरी है सब तोड़ फोड़ के वहीं इकट्ठे होंगे, फिर वहीं से पौधों के माध्यम में हमें सब जगह पूरे चक्र में जाएंगे, सिस्टम में जाएंगे, और कहीं से नहीं जाएंगे। सर जीवन में स्वामी विवेकानंद का एक स्टेटमेंट है कि गतिशील परमाणुओं का सतत प्रवाह जीवन में, मतलब शरीर में गतिशीलता और सतत आपके अंदर प्रभाव होगा। एक सेकंड में 10 लाख चेंजेस होते हैं आपके शरीर के अंदर, एक सेकंड में 10 लाख परिवर्तन आपके शरीर के अंदर होते हैं। कौन सा परिवर्तन कौन होता है, चमत्कार इसी में होता है। कोई जिंदा बच जाता है, किसी को 15-16 गोली लग जाती है, योगेंद्र यादव को वो बच जाते हैं, किसी को घुसा मार दिए मर गए, मर गया। तो हमारे शरीर में इतने परिवर्तन हो रहे हैं, कौन सा परिवर्तन आपको क्या कर देगा कुछ नहीं कह सकते। अंतिम प्रकृति की अद्भुत रचना है शरीर हमारा, अभी तक नहीं समझ पाए सभी लोग। कभी कभी याद हो जाता है कोई चीज, कभी कभी याद ही नहीं होती। चलिए हम लोग लिखते हैं इसमें जी, वो सब इसके मर्द को बढ़ावा देता है। शहरीकरण और भूमि विकास परियोजनाएं, शहरीकरण और भूमि विकास परियोजनाएं। इससे संबंधित गतिविधियां भूमि पर अत्यधिक दबाव डालती हैं और इनके भविष्य में बढ़ने की अधिक संभावना है। भाई जब शहर बड़े बड़े बस रहे हैं उसमें जो ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, प्रदूषण के कारण है, हम जमीन में ले जाकर डंप करते हैं, लैंड फिल वगैरह ले जाके, उस जमीन खराब होती नहीं खराब होती है। जब कूड़ा कचरा बड़े बड़े शहर देखिए, नोएडा में है, लखनऊ में, दिल्ली मुंबई में, एक व्यक्ति पर डे आधा किलो 500 ग्राम कचरा उत्पन्न करता है शहरों में रहने वाला, आधा किलो कचरा, और ये ले जाके हम लोग बाहर डालते हैं, फिर इसको ले जाके जमीन में बहुत बड़े बड़े लैंडफिल एरिया बने हुए हैं हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली में, और वहाँ पे ले जाके लैंडफिल एरिया है। तो जब शहरीकरण बढ़ेगा तो जमीन की जरूरत पड़ेगी और जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो इसमें बदल जाएगी। दिल्ली में तो सर घूस लगाए हैं। हाँ, दिल्ली में देखिए, नोएडा में धारा 80
धारा 80 है जो लैंड लाकी यही धारा है जो एग्रीकल्चरल लैंड को आवासीय में रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कर देता है, जो कि आपको मजिस्ट्रेट करता है, डीएम कर देता है। फिर आप इस पे घर बना सकते हैं, इस पे रेजिडेंशियल में इस पर घर बना सकते हैं। लेकिन गांव में हमारे भारत में अभी भी इसकी जरूरत नहीं है, अपने खेत में घर बना लेते हैं। शहरी क्षेत्रों के लिए ये चीजें लागू होती है। इस धारा यही धारा होती है, आपको कन्वर्ट कर देती है एग्रीकल्चर लैंड को आवासीय में। ये जितने प्लाटिंग करते थे 80C नहीं कराते हैं, धारा 80C। पहले 143 था, 143 था। आईपीसी का नाम बदल गया न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता बदल गया, बहुत सारी चीजें बदल गई। तो ये सब लोग नहीं करवाते रहते, वो बेच रोज के अपना घर बनाते रहते हैं, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी, दबाव बढ़ेगा तो आवास की जरूरत पड़ेगी। हर कोई में आवास की बहुत बड़ी समस्या है, और आवास बाहर कॉलोनियां फैल रही हैं। 10,000 रुपये किराया ठीक ठाक घर का है, लखनऊ में बहुत मकान है। आगे लिखे जरा। हाँ, जलवायु परिवर्तन के कारण मरुस्थलीकरण और सूखे की आवृत्ति में वृद्धि होती है। सूखे की आवृत्ति में वृद्धि होती है। आईपीसीसी का नाम सुना है? आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। उसका अनुमान है कि मरुस्थलीकरण भारत में मरुस्थल में 7% वर्षा कमी हुई है। विश्वरेखीय क्षेत्र में केरल और एला में 2% की वृद्धि हुई है। तो केरल में भयंकर बाढ़ें आ रही है, राजस्थान में सूखा पड़ रहा है। 1988 में आया था सर, क्या चीज? 85 में। हाँ, तो ये उसका रीजन है क्लाइमेट चेंज के कारण, यानी कि जहाँ पे पहले से वर्षा है, वर्षा हो रही है और वर्षा होगी। क्यों वर्षा होगी? वहाँ पे जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी पानी ज्यादा उपलब्ध है समुद्र के किनारे या विश्व के क्षेत्रों में। तो वहाँ पे क्या होगा, बादल और बनेंगे, वहाँ पे और वर्षा बढ़ेगी। और जहाँ पे शुष्क है तो जब शुष्कता बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्या होता है, वायु में सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाएगी, वर्षा की संभावना कम हो जाएगी। तो शुष्क क्षेत्र और शुष्क तो जाएंगे, गर्म क्षेत्र और क्लाइमेट में अनियमित परिवर्तन होंगे, बहुत सारे परिवर्तन होंगे, बड़े नोटिफिकेशन बढ़े। लिखिए आगे, भारत यूएनसीसीडी इसी पे सवाल आया था फ्री वाला। यूएनसीसीडी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन डेवलपमेंट, वो आप ह्यूमन ट्रिपल का बता रहे हैं। डिजर्टिफिकेशन है, डिजर्टिफिकेशन है। भारत यूएनसीसीडी का एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। और भारत ने मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। जैसे नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, समेकित वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम, नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, NAPCD, समेकित वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम। तमिलनाडु में लागू है। समेकित वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम, 100%। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, फोडर में चारा होता है, फोडर एवं फीड डेवलपमेंट स्कीम, फीड
लेकिन मरुस्थलीकरण में क्रमिक वृद्धि यह दर्शाती है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदम बहुत प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि वृद्धि होती जा रही है। 29 में से 26 28 में से 26 राज्यों में तो मरुस्थलीकरण में वृद्धि हुई है। तो सवाल क्या था, इनसे निपटने के लिए उठाए गए कदमों की प्रभावशीलता का विश्लेषण कीजिए, यही तो सवाल था। तो क्या लिखेंगे, उठाए गए कदम बहुत प्रभावशाली नहीं रहे हैं, इसके लिए संस्थागत और मानवीय क्षमताओं की अपर्याप्तता, संस्थागत और मानवीय क्षमताओं की अपर्याप्तता एवं कमजोरी, समर्पित निधि का अभाव, यानी कि मतलब जो पैसे की कमी है, समर्पित निधि का अभाव, विभिन्न मंत्रालयों के मध्य समन्वय की कमी, योजना निर्माण और कार्यान्वयन पर समान रूप से ध्यान न दिया जाना। मतलब योजना बनाने को हम लोग कागजों में लिखा पढ़ी ज्यादा करते हैं, लेकिन वास्तविक लेवल पर काम उतना ही होता है। चल तो नहीं है, संख्या कम होती जा रही है। क्यों हो रही है, क्या रीजन है सर? योजनाएं बनाना, उसको ग्राउंड लेवल पर उतारना, क्रियान्वित करना, यही है, वो इसमें कमी है। तो निर्माण और कार्यान्वयन पर समान रूप से ध्यान दीजिए। जितना निर्माण में ध्यान दे रहे हैं उतना कार्यान्वयन पर भी ध्यान दीजिए। उसके आने वाली व्यवहारिक समस्याओं का भी समाधान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, आप उसी में लिखते जाइए, क्या लिखा, मतलब अपनी योजनाओं का समान ध्यान देना। आदि कारकों को उत्तरदायी माना जा सकता है। इस प्रकार सरकारी हस्तक्षेप द्वारा उपचारात्मक और निवारक दोनों उपायों को समान रूप से महत्व देते हुए इसे कार्य रूप में बदलने की आवश्यकता है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए किए जाने वाले उपायों की प्रभावशीलता की समय समय पर जांच अब ये हो गया क्वेश्चन पूरा। जैसे मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही लिखना है, इसी में हेर फेर करके सारे सवालों का उत्तर दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करता है। इसका हम पीडीएफ दे देंगे, लिख लीजिए क्वेश्चन। जलवायु परिवर्तन मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करता है। कितने बजे तक टाइम है? 1:30 बजे तक। 1:30 के ऊपर कब हो चुका है? 2:30 बजे तक। 2:20 हो रहा है, 8-9 मिनट है भी, तो उस पर थोड़ा सा वो लिख लीजिए। या अगला क्वेश्चन था एक और, क्या था क्वेश्चन?
क्वेश्चन तो बोल दिए सारे। नहीं सारे नहीं, एक हो गया तो तीन हो। तो तीन हो उधर टाइम नहीं होगा क्योंकि आपको लिखने में कम से कम 20 आप मिनट। आप क्वेश्चन दे दो ना, वो हम अपने मन से लिखेंगे, फिर आप क्वेश्चन दे लिखवा दे, लिख के लाइए। ये क्वेश्चन लिखिए, जलवायु परिवर्तन मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करता है। 250, 200, 150 जितने भी लिख पाइए आप। जितना लिख पाओ। हाँ 500 में लिख किताब लिख देंगे पूरी। किताब नहीं, इतने नहीं, आप लिख के लाइए, आप लिख के लाइए तो फिर बताइए। और अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ बताओ क्या बात। एक आंसर राइटिंग वाला अलग से ग्रुप बना देना। हाँ सही है ना, इस पे जो भी डालना होगा डाल देगा, और इस ग्रुप में आप भारत द्वारा सामना की जा रही प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियों के रूप में भू निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण के कारणों और निहितार्थों की चर्चा कीजिए। उनसे निपटने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। जैसे बोले सब जल्दी बोल दिया। ये बोल चुका पहले, कह चुका। इसको टिक मारिए क्वेश्चन, इसको आपको करना है। तो हम फ्रेमवर्क बता दे रहे हैं। इसी जो ये क्वेश्चन लास्ट वाला, इसका फ्रेमवर्क लिखिए। पहले क्या लिखेंगे, भू निम्नीकरण की परिभाषा। हाँ सर ये चीज बहुत जरूरी होती है। हम बता रहे हैं पहले कि भू निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण की परिभाषा दोनों लिखेंगे। भू निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण की परिभाषा लिखेंगे। भू निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण। तो हम इसे बोल देंगे क्या क्या लिखना है आपको। जलपर्दन, एक एक लाइन लिखना है। जलपर्दन, वनस्पत निम्नीकरण, इसके कारण में वनोन्मूलन और स्थानांतरण, कृषि, चारागाह, ये सब लिखेंगे भूमियों का, एक एक लाइन लिखते जाएंगे। फिर पवन अपर्दन, लवणता, मानव बस्तियां और गतिविधियां, अन्य में जलभराव, तुषारपात, अन्य में जलभराव, तुषारपात, नरसंचरण। ये कहीं से कॉपी करिए, लिखिए, थोड़ा प्रैक्टिस करिए लिखने की। मैंने सोच गया था जलभराव, तुषारपात और बृहद संचरण। वो जो लिखना इंपॉर्टेंट है वो हम बताते हैं आपको। भू निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण के निहितार्थ, ये वाली हेडिंग लिख लीजिए आपको। भू निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण के निहितार्थ, 3-4 पॉइंट है, इसको लिख लीजिए। पॉइंट 1 लिखिए, पर्यावासों की क्षति। पर्यावास या आवास जहां जीव रहते हैं, पर्यावासों की क्षति, जिसके कारण पृथ्वी पर छठे ये यूपीएससी में सवाल आया है, इस समय पृथ्वी पर कौन सा विलोपन चल रहा है। तो 5 बार सामूहिक विलोपन हो चुका है, 6वां सामूहिक विलोपन चल रहा है, वो मानव जनित कारणों से है। हाँ, जीवों का, ये प्रजातियों का क्या विलोपन। तो 5 बार सामूहिक विलोपन हो चुका है, जिसमें 90% तक जीव मर गए, केवल 10% बचे। उन्हीं से ग्रोथ करते करते करोड़ों वर्ष लगे, फिर हुआ। तो 5 वर्ष से 6वां चल रहा, वो मानव जनित है। वो ये पूछा गया यूपीएससी में प्री में। देखिए, पर्यावासों से जिसके कारण पृथ्वी पर छठे व्यापक प्रजाति विलोपन का संकट बन हो रहा है। छठे व्यापक प्रजाति विलोपन का संकट उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यह जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारक है
क्या निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण, यह जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारक है। क्यों होता वन उन्मूलन? वनों का कटाव करने से मरुस्थलीकरण होता है और वन उन्मूलन के कारण 10% क्लाइमेट चेंज में योगदान कर रहा है। देखिए अकेले वन उन्मूलन मानव जनित ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 10% का योगदान करता है। यानी वन विनाश से मरुस्थलीकरण भी हो रहा है और ग्रीन हाउस गैसों, चूंकि वन काट देंगे तो CO2 कौन एब्जॉर्ब करेगा? तो पेड़ काट देंगे आप, तो पेड़ काटने से मरुस्थलीकरण बढ़ेगा, उधर ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन होगा और क्लाइमेट चेंज होगा, तो 10% का योगदान है। नेक्स्ट लिखिए पॉइंट, जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं की क्षति। जैव विविधता और पारितंत्र सेवाओं की क्षति। नेक्स्ट, भू निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। जैसे पॉइंट ए बी करके लिखिए, जैसे कम होती खाद्य और जल आपूर्तियों के कारण, कम होती खाद्य और जल आपूर्तियों के कारण कुपोषण का अत्यधिक जोखिम, कुपोषण का अत्यधिक जोखिम जब मरुस्थलीकरण होगा तो क्या होगा? खाद्य उत्पादन मैंने बताया था 20 मिलियन लोगों के 33% विश्व का कितना है? लैंड डिग्रेडेड है और उस पर 20 मिलियन लोगों को खाद्य संकट उत्पन्न हो गया है। लिखा नहीं लिखा? 135 मिलियन लोग पलायन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं, तो ये उसके निहितार्थ हैं। बी लिखिए, पवन अपरदन द्वारा अन्य वायु प्रदूषकों से उत्पन्न, पवन अपरदन द्वारा अन्य वायु प्रदूषकों से उत्पन्न वायुमंडलीय धूल के कारण श्वसन संबंधी रोग, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये जानते हैं कितना होना चाहिए? 60 हाँ होना चाहिए। हरदोई का इस समय देखिए, हरदोई का भी एक दिन 340 हो गया था। 340 तक हो जाता है। लेकिन अपने यहाँ दिल्ली से बस थोड़े कम है यहाँ पे, दिल्ली में 340 कना, कोड तो 90 दिया है अपने यहाँ का। क्या 115 महोलिया का, दिल्ली से क्या दिया? 90 नहीं, क्योंकि इसलिए किया है क्योंकि वहाँ पर तो बारिश हो जाती, आज बारिश कम हो जाएगा, जैसे बारिश हुआ एयर प्रेशर कम हो जाएगा। बेहतर वाला देखो, अभी 115 है, मॉडरेट है 115, बीच एयर क्वालिटी 115 है। अरे 340 तक पहुंच जाता है। हाँ पहुंचा जब आंधी आ जाए तब देखना, जो बारिश होगी ना, जब धूल होती है, डस्ट होती है रोड किनारे, सब उसके तमाम बीमारी हो जाती है, तमाम अस्थमा सांस की। इसमें जो एलिमेंट होते हैं 2.5 माइक्रोमीटर और 10 माइक्रोमीटर, ये होते हैं। ये जो छोटे कण होते हैं फेफड़े में गहराई तक चले जाते हैं, वही जाके हमारे उसको नष्ट कर देते हैं, फेफड़े में सांस की समस्या उत्पन्न करते हैं। ये वाले हमारे नाक में श्लेष्मा जो होता है, नाक से निकलता है श्लेष्मा, और नाक में जो बाल होते हैं आपके छन्नी का काम करते हैं, इसको पकड़ लेते हैं। अरे बारीक वाले होते हैं तो श्लेष्मा जो चिपचिपा पदार्थ होता है सफेद वाला, उसी में चिपक जाते हैं। आपके सफेद नाक में पपड़ी पड़ जाती है, अगर आपके नाक में पपड़ी पड़ रही है, जिसका मतलब खूब धूल में आप आते हैं। ये वो करते हैं। अरे प्यानी चुंगी से यहाँ तक सराते हैं ना, होठों पे इतनी ज्यादा नमकीन वो नहीं होती, लवड़ी मृदा चिपक जाती है।